अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चौधरी अरशद नईम खुशी। प्रोग्राम सिविल गाइडलाइन के तीसरे एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम एक प्रपोजिशन को लेके उसको डिस्कस करेंगे कि दो पार्टीज़ हैं, वो एक प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के लिए आपस में एक एग्रीमेंट करती हैं। उनमें हम एक पार्टी जो है उस पार्टी को ए पार्टी कहते हैं, दूसरी को बी पार्टी का नाम देते हैं। ए पार्टी जो है वो उस प्रॉपर्टी को खरीदने वाली पार्टी है, परचेजर जिसे कहते हैं, और बी पार्टी जो मालक है उस प्रॉपर्टी का, वो उस प्रॉपर्टी को बेच रहा है, उसे हम कहेंगे सेलर। अब ए और बी के दरमियान उस प्रॉपर्टी की बाबत, वो एक प्लॉट भी हो सकता है, वो कोई फ्लैट हो सकता है, घर हो सकता है, कोई भी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसकी खरीदो फरोख्त का जो आपस में ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट को उर्दू में हम कहेंगे अकरारनामा मुआहदा बै, और इंग्लिश में हम उसे कहेंगे एग्रीमेंट टू सेल। तो उसके अंदर एग्रीमेंट टू सेल जब लिखा जाता है दो पार्टीज के दरमियान, तो उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें लिखी जाती हैं कि इतनी पेमेंट, टोटल कंसिडरेशन अमाउंट ये थी, इस टोटल कंसिडरेशन अमाउंट के अगेंस्ट ये प्रॉपर्टी जो है वो ए पार्टी जो है वो खरीद रही है, बी पार्टी को इतने पैसे देने हैं, और जो अमाउंट तय की जाती है उसे हम कंसिडरेशन अमाउंट कहते हैं, उर्दू में उसे हम ज़र-सुमन भी कहते हैं। अब उसके अंदर एग्रीमेंट टू सेल के अंदर कुछ टर्म कंडीशन होती हैं, कुछ के अंदर के सारी पेमेंट या कुछ कर दी जाती है, कुछ के अंदर होता है कि कुछ अमाउंट जो है वो एज ए अर्नेस्ट मनी या जिसे बयाने के तौर पे कहते हैं वो दे दी जाती है। बकाया अमाउंट जो होती है वो कुछ टाइम के बाद, एक टाइम तय हो जाता है 2 माह का, 3 माह का, कि उस टाइम के बाद वो बकाया पेमेंट कर दी जाती है, और पेमेंट करते वक्त वो प्रॉपर्टी खरीदार के नाम पे ट्रांसफ़र कर दी जाती है। आज की प्रपोजिशन के अंदर हम जो एग्रीमेंट टू सेल दो पार्टीज ए और बी के दरमियान हुआ, उसके अंदर हम बी की वायलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर बेचने वाला प्रॉपर्टी को, जो हमारा इधर सेलर है, वो अगर इसके अंदर डिनाई कर जाए, उस टर्म कंडीशंस को जो एग्रीमेंट के अंदर लिखी हों उसे वायलेट करे, तो ए के पास क्या रेमेडी होगी। तो हम सपोज करते हैं कि इन दोनों के दरमियान एक प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के लिए जो मैदा हुआ, उसके अंदर जो कंसिडरेशन अमाउंट थी वो 1 करोड़ रुपया वो तय हुई। हम इसको सपोज कर रहे हैं, इसके अंदर ये फिगर्स जो है ये मुख्तलिफ भी हो सकती हैं मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स के अंदर। हम अपनी प्रपोजिशन के अंदर ये सपोज कर रहे हैं कि इनका 1 करोड़ के अंदर एग्रीमेंट टू सेल हुआ। जो खरीदार था उसने 1 करोड़ रुपए में से 40 लाख रुपया बतौर अर्नेस्ट मनी या बयाने की रकम जिसे कह लें, उसके तौर पे उसने फरोख्त कुनिंदा को, बेचने वाले को, सेलर को अदा कर दी, और बकाया अमाउंट अदा करने के लिए उनके दरमियान एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम जो है वो तय पा गया। वो 2 माह का भी हो सकता है, 3 माह का भी हो सकता है, 6 माह का भी, वो उनकी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन वो एग्रीमेंट के अंदर इन राइटिंग लिखा होता है। अब वो जो टाइम पीरियड जब करीब आता है बकाया पेमेंट रिसीव करने के लिए, तो वो जो खरीदार है वो उसको कहता है सेलर को कि भाई अपनी पेमेंट ले लो और ये प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दो। लेकिन जो बेचने वाला है, सेलर है, बी पार्टी है, वो उस पेमेंट को रिसीव करने से इनकार कर देते हैं। वो कहती है, वो पार्टी कहती है, बी पार्टी खरीदार ये अपना सेलर ये कहता है कि मैं, कोई बहाना डालता है कि जी मैंने ये प्रॉपर्टी नहीं बेचनी, अब इसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो गई है। मतलब जो एग्रीमेंट टू सेल की टर्म्स कंडीशंस के मुताबिक वो पेमेंट, बकाया पेमेंट वसूल करके प्रॉपर्टी खरीदार के नाम करने से इनकार कर देता है। जब वो इनकार करता है तो उस वक़्त जो खरीदार है उसको, उसकी एक काज ऑफ एक्शन जो है बी के खिलाफ वहाँ से डेवलप हो जाती है, जब वो रिफ्यूज़ करता है उस प्रॉपर्टी को बकाया पेमेंट वसूल करके और ख़रीदार के नाम पे ट्रांसफ़र करने के लिए। तो वो इसको एक लीगल नोटिस सर्व करेगा। उस लीगल नोटिस के अंदर वो एक स्पेसिफिक टाइम जो है वो देगा कि इतने टाइम के अंदर अंदर तुम पेमेंट लेके ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दो, अदरवाइज मैं तुम्हारे खिलाफ जो है वो केस करूँगा, कोर्ट के अंदर सूट फाइल करूँगा। अगर वो उस लीगल नोटिस के बावजूद भी वो उस वायलेशन के ऊपर कायम रहता है, वो अपनी जो ड्यूटी है, जो ऑब्लिगेशन है, जो स्पेसिफिकली उसने परफॉर्म करना है, बेचने वाली पार्टी ने पेमेंट लेके उसके नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है, अगर वो उससे वायलेट ही करता है और वो इनकार ही करता है कि मैंने बकाया पेमेंट ना वसूल करनी है और ना मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी ये देनी है, ना तुम्हारे नाम ट्रांसफ़र करनी है, तो उस वक्त उसका राइट डेवलप हो जाएगा खरीदार पार्टी का, ए पार्टी का,
कि वो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट के अंदर फाइल करे। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल होगा, ये स्पेशल एक एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877, उसके तहत ये केस फाइल होगा और इसको उर्दू के अंदर हम कहेंगे तामील मुख्तस का दावा। इस सूट के साथ एक एप्लीकेशन लगेगी जो अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 CPC, उसके साथ एक एप्लीकेशन अटैच होगी जिसे स्टे एप्लीकेशन कहते हैं, जिसके अंदर जो खरीदार है, जो प्लेंटिफ है, जो मदई है, वो कोर्ट से ये भी प्रेयर करेगा कि इस जब तक ये केस डिसाइड नहीं होता डिफेंडेंट को रिस्ट्रेन किया जाए, मना किया जाए कि वो इस प्रॉपर्टी को किसी और बंदे को सेल ना करे। अब नाज़रीन, इसके अंदर हमने आपको ये बताया कि अगर खरीदार पार्टी जो है, ए पार्टी, वो अपने एग्रीमेंट के ऊपर कायम रहती है, वो पेमेंट देना चाहती है, लेकिन बी पार्टी जो है, जो बेचने वाली पार्टी है, वो पेमेंट वसूल करने से इनकार करती है, तो जो सूट डेवलप होगा वो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का होगा और वो मदई जो है उसके अंदर ए होगा और वो एक केस फाइल करेगा कोर्ट के अंदर, वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत होगा। अब केस जब फाइल करना है तो उस केस के अंदर क्या क्या चीज़ें कैसे लिखनी हैं, कैसे वो केस ड्राफ्ट होगा। तो सबसे पहले तो नाज़रीन ऊपर कोर्ट का नाम आएगा कि ये केस जो है वो हमेशा सीनियर सिविल जज होते हैं, उनकी कोर्ट को एड्रेस किया जाता है। वो फिर आगे से केस मार्क करते हैं, किसी भी सिविल कोर्ट को, किसी भी सिविल जज को केस मार्क करते हैं। सबसे ऊपर जो आएगा वो आएगा इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज। आगे डिस्ट्रिक्ट, जो भी कोई डिस्ट्रिक्ट है उसका, मुल्तान है, फैसलाबाद है, लाहौर है, जो भी होगा वो डिस्ट्रिक्ट आगे लिखा जाएगा इन दी कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज, आगे वो डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा। उसके बाद आप पार्टीज की जो है मेमोरेंडम ऑफ पार्टीज लिखेंगे कि उसके अंदर पार्टीज बनाएंगे कि किस किस को पार्टी बनाना है। सबसे पहले उसके ऊपर प्लेंटिफ का नाम आएगा। प्लेंटिफ अपना पूरा नाम, सन ऑफ या डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ जो भी है, पूरे अपने बायोडाटा उसके अंदर वो देगा, उसका नाम, वल्दियत। उसके अलावा अगर खतून है तो वो वाइफ ऑफ लिखेगा, अपने हस्बैंड के नाम वो लिखेगी और उसका कंप्लीट एड्रेस होगा और उसको प्लेंटिफ कहा जाएगा, उसके नीचे लिखा जाएगा कि ये प्लेंटिफ है। उसके बाद आ जाएगा डिफेंडेंट। डिफेंडेंट के अंदर नंबर 1 पे जिस बंदे के नाम पे प्रॉपर्टी है, जो बेचने वाली पार्टी है, बी का कंप्लीट नाम, उसके फादर का नाम, अगर वो खातून है तो उसके हस्बैंड का नाम, वो कंप्लीट, उसका कंप्लीट एड्रेस होगा और वो डिफेंडेंट कहलाएगा। इसके अंदर वो प्रॉपर्टी अगर किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी से, किसी टाउन या किसी सोसाइटी के पास उसका रिकॉर्ड होता है, वो कस्टोडियन वो हैं, तो आप उनको भी रिकॉर्ड जो है वो मंगवाने के लिए परफॉर्मर डिफेंडेंट के तौर पे उनको भी आप डिफेंडेंट बना सकते हैं। अगर वो रजिस्ट्री, सेल डीड और फर्द वगैरह की प्रॉपर्टी है तो वो आप सब रजिस्ट्रार जो मुतलका होंगे उनको भी आप पार्टी बना सकते हैं। नाज़रीन, ये जब पार्टीज बन जाएंगी, इसे हम मेमोरेंडम ऑफ पार्टीज कहते हैं। प्लेंटिफ का नाम आ गया, उसका कंप्लीट एड्रेस वगैरह आ गया और वो प्लेंटिफ डिक्लेयर कर दिया, आपने नीचे लिख दिया कि प्लेंटिफ है। उसके बाद डिफेंडेंट वर्सेस लिख के आगे डिफेंडेंट और डिफेंडेंट का कंप्लीट नाम, उसके बाप का या उसके हस्बैंड का जो भी नाम है उनका वो लिख के नीचे वो डिफेंडेंट हो गया। और अगर आपने जिसके पास जो रिकॉर्ड का कस्टोडियन होगा, जो महकमा है, सब रजिस्ट्रार है, कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कोई टाउन है, उसको भी आप उसके अंदर डिफेंडेंट नंबर 2 आप बना सकते हैं, ताकि वो रिकॉर्ड वगैरह अगर कोर्ट ने मंगवा के प्रॉपर्टी का वो वेरीफाई करना है तो वो उनको नोटिस करके वो रिकॉर्ड लेके आएँ, और ये भी ज़रूरी चीज़ होती है। ये आपका मेमोरेंडम ऑफ पार्टी सूट के अंदर कंप्लीट हो गया। उसके अंदर जो कैप्शन आप लिखेंगे इस हमारी प्रोपोजिशन के अंदर, तो आप इस तरह लिखेंगे कि सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलॉन्ग विद परमानेंट इंजेक्शंस एट कॉन्सिक्वेंशियल लीव। ये आपका कैप्शन हो जाएगा। उसके बाद वो एक लिखते हैं लफ्ज़ रिस्पेक्टफुली स्विफ्ट, और उसके बाद वो सूट जो है उसकी वो प्लेन जो है वो शुरू हो जाती है। पहला पैरा जो है वो आपने लिखना है नोटिस वगैरह के बारे में, कि ऊपर जो एड्रेस दिया गया है मेमोरेंडम ऑफ पार्टीज के अंदर, दैट एड्रेस इज सफिशिएंट टू सर्व द नोटिस अपॉन द डिफेंडेंट्स, ये आपने पैरा लिखना है। उसके बाद जो पैरा नंबर 2 से आपने कंप्लीट अपने केस के जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस है सारे वो लिखना शुरू करने हैं, कि इसमें आपने कॉम्पिटेंसी भी लिखनी है कि आप ये सूट फाइल करने के लिए कॉम्पिटेंट कैसे हैं। वो कॉम्पिटेंट आप इस तरह है कि आपने वो एग्रीमेंट टू सेल किया, एग्रीमेंट टू सेल डिफेंडेंट नंबर 1 के साथ किया, तो क्यों उसके साथ किया, उसकी कॉम्पिटेंसी लिखनी है कि क्योंकि वो सूट प्रॉपर्टी जो थी उसका वो ऑनर था इस डॉक्यूमेंट के तहत।
आपने उस डॉक्यूमेंट का भी हवाला देना है कि इस डॉक्यूमेंट के तहत डिफेंडेंट नंबर 2 जो था वो प्रॉपर्टी का ऑनर था और प्लेंटिफ ने उसके साथ एग्रीमेंट टू सेल इस डेट को किया और इस तरह उसने उससे वायलेशन दी और वो कॉम्पिटेंट है ये सूट फाइल करने का। उसके बाद आपने कंप्लीट डिटेल देनी है कि किस डेट को एग्रीमेंट टू सेल हुआ, कितनी पेमेंट उसने दी, किस डेट को लीगल नोटिस भेजा, किस डेट को उसने इनकार किया। ये सारी चीज़ें इन डिटेल आपने पैरा वाइज लिखनी है। नाज़रीन, उसके बाद हम काज ऑफ एक्शन वाला पैराग्राफ लिखेंगे कि काज ऑफ एक्शन कब से शुरू हुई। जिस वक्त एग्रीमेंट टू सेल होता है दो पार्टीज के दरमियान, जिस डेट को, उस डेट से फर्स्ट काज ऑफ एक्शन आपने लिखना होती है कि फर्स्टली काज ऑफ एक्शन अक्रूड, आगे वो डेट लिखेंगे कि जिस डेट को एग्रीमेंट टू सेल हुआ। उसके बाद फिर उसके अंदर आपने लिखना है कि जब टाइम आया तो उसने, मैंने ये कहा कि पेमेंट दें तो उसने वो पेमेंट ले लें, पेमेंट लेके तो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करें, तो उसके अंदर ये लिखा जाएगा कि उसने जब पेमेंट से इनकार किया लेने से तो वो दूसरी काज ऑफ एक्शन थी, सेकंड काज ऑफ एक्शन। उसके बाद थर्ड काज ऑफ एक्शन जब आपने लीगल नोटिस जो है भेजा, फिर फोर्थ काज ऑफ एक्शन जब वो लीगल नोटिस जो है वो साइलेंट रहा और एंड पे आपने लिखना है द काज ऑफ एक्शन इज स्टिल सबसिस्टिंग, कि अभी भी वही सूरत हाल है, काज ऑफ एक्शन अभी भी मौजूद है। ये पैरा आपने काज ऑफ एक्शन का डालना है। उसके बाद आपने एंड के ऊपर दो लीगल के पैराग्राफ उसको कहते हैं, एक तो होता है वो कोर्ट फीस के साथ रिलेटेड और एक होता है ज्यूरिसडिक्शन के साथ, कि प्रॉपर्टी भी इसी डिस्ट्रिक्ट में है, पार्टीज भी इसी डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं, लिहाजा कोर्ट को ये ज्यूरिसडिक्शन हासिल है कि वो इस केस को सुनने के लिए वो उनको कह लें इख्तियार समाअत उनको हासिल है। इसे कहते हैं द कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू एडजुडिकेट अपॉन द मैटर। ये पैरा एक उसके अंदर लिखा जाता है। आखिरी पैरा ये होता है कि कोर्ट फीस जो इसके ऊपर इतनी कोर्ट फीस बनती है वो हमने रेक्विजिट कोर्ट फीस जो है वो पे कर दी है, या जब कोर्ट ऑर्डर करेगी तो हम वो रेक्विजिट कोर्ट फीस पे कर देंगे। ये कोर्ट फीस का पैराग्राफ होता है। इसके बाद एंड पे आ जाती है प्रेयर क्लास। प्रेयर क्लास के अंदर आपने जो रिलीफ सीख करना है कोर्ट से, आपने उस रिलीफ को 2 या 3 जितने भी रिलीफ हैं उनको स्पेसिफिकली लहदा पैराग्राफ के अंदर आपने उनको जो है कोर्ट से सीख करना है। इसके अंदर पहला रिलीफ जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट के अंदर होगा वो यही होगा कि आप जो है ये पेमेंट जो है बकाया पेमेंट जिसको ऑर्डर किया जाए डिफेंडेंट को कि वो बकाया पेमेंट जो है वो रिसीव करे, रिसीव करके तो मैं देने के लिए तैयार हूँ और ये प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफ़र करे। अगर वो ट्रांसफ़र करने से इनकार करता है तो थ्रू प्रोसेस ऑफ कोर्ट जो है ये प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफ़र की जाए। और डिग्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में काइंडली बी पास्ड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ एंड अगेंस्ट द डिफेंडेंट and the defendant may kindly be ordered to receive the remaining consideration amount and the sued property may graciously be transferred in the name of the plaintiff। ये होगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की प्रेयर। उसके बाद नाज़रीन जो है वो जो दूसरी जो है प्रेयर होगी इसके अंदर जो हमने एड इंटरम रिलीफ की हुई है कि उसके अंदर ये कहा जाएगा कि इट इज़ फर्दर प्रेयर दैट डिफेंडेंट जो है बी है पार्टी, डिफेंडेंट में ग्रेशियसली बी रिस्ट्रेन्ड टू सेल आउट द प्रॉपर्टी और एलिनेट द प्रॉपर्टी टू एनीवन एल्स एक्सेप्ट द प्लेंटिफ, कि जब तक ये दावा जो है टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ दिस सूट, ये भी लिखना होता है कि जब तक ये सूट जो है ये डिसाइड नहीं होता डिफेंडेंट को रिस्ट्रेन किया जाए कि वो प्रॉपर्टी को किसी और के नाम फर्दर आगे ना सेल आउट करे ताकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन ना पैदा हो। वो साथ आपने एक एप्लीकेशन जो स्टे एप्लीकेशन जिसे कहते हैं अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 CPC वो आपने साथ लगानी होती है, उसके साथ उसका एफिडेविट भी लगाना होता है। उसके बाद आखिर में आपने एक फिक्रा और लिख देना है कि एनी अदर लीव विच दिस ऑनरेबल कोर्ट डीम्स फिट में आल्सो बी अवॉर्डेड, कि कोई भी और लीव जो कोर्ट जो आपसे सीख करने में रह गया है तो अगर कोर्ट फिट समझ लिया है कि ये रिलीफ भी दिया जाना जरूरी है तो वो भी अवार्ड किया जाए। ये एक ट्रेडिशनल सा फिक्रा होता है, ये लिख देते हैं। उसके बाद नीचे प्लेंटिफ का सिर्फ जो है लफ्ज़ आएगा प्लेंटिफ, उसके ऊपर उसके दस्तखत होंगे, नीचे थ्रू कौंसल जो भी आपके वकील हैं उनका जो नीचे नाम है वो सारा लिखा जाएगा। तो नाज़रीन ये तो था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट किस तरह ड्राफ्ट करना। अगले हम एपिसोड के अंदर तो हम ये बताएंगे कि दावा हमारा जो है सूट हमारा वो तैयार हो गया है। अब इस सूट को के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, सिविल का सेट कैसे लगना है, कैसे उसको फिल करना है, मार्किंग रूम में उसने कैसे जाना है, सूट ने मार्क होके जब कोर्ट के अंदर आएगा तो कोर्ट जो है वो पहला ऑर्डर जो है नोटिस वगैरह का और स्टे के ऊपर जो ऑर्डर होता है वो कैसे कोर्ट करती हैं और आपने क्या आर्गूमेंट करने हैं स्टे के ऊपर, कैसे आपने स्टे जो है या जो है 39(1)(2) की एप्लीकेशन के ऊपर एड इंटरम रिलीफ कैसे सीख करना है कोर्ट से, इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे।
उसके बाद हम एक एपिसोड करेंगे जिसके अंदर हम इसी प्रॉपोजिशन को रिवर्स करेंगे। इसमें तो बी ने वायलेट किया था एग्रीमेंट उस सेल जो है उससे, उसकी कंडीशन से। अगला जो होगा हमारी प्रॉपोजिशन जो होगी अगले किसी एपिसोड में, उसमें ए जो है वो वायलेट अगर करता है एग्रीमेंट उस सेल से, तो बी के पास क्या रेमेडी होगी कि वो कौन सा रिलीफ कोर्ट से सीख करेगी और किस सूट के तहत वो कोर्ट में केस फाइल करेगी बी पार्टी अगर ए वायलेट करता है। तो ये हम अपने किसी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम आपको बताएंगे। तो नाज़रीन, ये था हमारा तीसरा एपिसोड। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो और आपको इससे अच्छी मालूमात मिल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी फरमा दें। अल्लाह ताला हम सबका हामी